Hello, good morning everyone. Once again, I welcome you all on Wi-Fi Study UPC, where changing the way of learning is our motto. चलिए अब मैं आपके डेली पॉलिटी जो क्वेश्चन सेशन होता है हमारा, उसमें फिर मैं आज आपका स्वागत करता हूँ। बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम लोग पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना पहला प्रश्न देखते हैं और जाने से पहले आप ये प्लस के लिए मेरा कोड है, अगर कोई भी आना चाहते हैं तो जस्ट यू कैन कम ऑन दिस कोड थ्रू दिस कोड पवन 10। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि पहला प्रश्न जो हमारे पास है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रियम्बल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रियम्बल, प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला इसमें है आपके पास ऑप्शन ये कि रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैड मेड इट मैंडेटरी फॉर स्कूल स्टूडेंट्स अक्रॉस द स्टेट टू रीड द प्रियम्बल ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली। हिंदी में भी है, परेशान मत होइएगा, इसके जस्ट बाद मैं हिंदी में भी पढ़ दे रहा हूँ। दूसरा, a preamble is an introductory statement that explains its constitution's philosophy and objectives. हिंदी में प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर के स्कूली छात्रों के लिए सुबह की सभा के दौरान प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। दूसरा स्टेटमेंट कर दिया है, प्रस्तावना एक परिचयात्मक वक्तव्य है जो संविधान के दर्शन और उद्देश्यों को बताता है। तीसरा और चौथा स्टेटमेंट भी देख लें। द आइडियल्स बिहाइंड द प्रियम्बल टू इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वर लेट डाउन बाय जवाहरलाल नेहरूज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन adopted by the Constituent Assembly on 22nd January 1947. Preamble reads, चौथा स्टेटमेंट, in our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949 do hereby enact, adopt and give to ourselves this Constitution. ये हमारे संविधान में शब्द, ये लाइंस कहीं लिखे हुए हैं, तो इसी ऑर्डर में लिखे हैं, ऐसे ही लिखा गया है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। हिंदी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रस्तावना के पीछे भारत के संविधान के आदर्शों को जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य संकल्पना द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है। चौथा है, प्रस्तावना लिखा है 26 नवंबर 1949 के इस छठे दिन, इस 26वें दिन, बल्कि इसको कर दें 26वें दिन हमारे सम्मेलन में यहाँ से संपर्क करें, अपना सहयोग संकल्पना को पूरा करें। ठीक है। इंग्लिश में देख लीजिए लाइन को। अब यहाँ से आपको सही कोड को क्या करना है, चयनित करना है। 1, 2 and 3, 1, 2 and 4, 2, 3 and 4 उपरोक्त सभी। सो आप देख लीजिए क्या क्या इसमें वक्तव्य सही है। इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। देख लीजिए पहले इंग्लिश में दोनों वक्तव्य, फिर मुझे बताएं। ठीक है, दोनों वक्तव्य हम लोगों ने देख लिया। हिंदी में भी देख लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए तीसरा चौथा स्टेटमेंट भी देख लीजिए। ठीक है, ठीक, चलिए फिर हिंदी में भी है ये। अब आपको कोड करना है कि इसमें कौन कौन सा सही है। जस्ट लेट मी नो। ठीक है, सो मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए 1, 2 and 3। लेट्स हैव अ लुक ऑन द आंसर 1, 2 and 3। गलती क्या है वो देख लीजिए। देखिए इसमें क्या है कि जो लाइन लिखता है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन दिस डे ऑफ 26 नवंबर 1949 डू हेयर बाय, यहाँ पर पहले होता है अडॉप्ट, देन होता है इनैक्ट। ये होगा सेकेंड वर्ड और ये होगा फर्स्ट वर्ड, अडॉप्ट, इनैक्ट एंड देन गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि यूपीएससी ने एक बार ऐसा प्रश्न पूछा था
CDS के पेपर में शायद मेरे ख्याल से, और UPSC ने भी पूछा था, सिविल सर्विसेज ने भी, कि प्रस्तावना के शब्दों का क्रम लगाएं। और अभी आप जानते हैं महाराष्ट्र को लेकर के ये जब वहाँ की सरकार ने इसको मैंडेटरी कंपलसरी बना दिया है किसका पाठ करना ही होगा मॉर्निंग के असेंबली में बच्चों को, तो यहाँ से सवाल बनने की पूरी संभावना है। मैंने पहले भी इस क्वेश्चन को फ्रेम किया था क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ से सवाल बन सकता है। आई कैन नॉट से कि बनेगा ही, लेकिन लगता है अंदर से कि बन सकता है। ठीक है, तो इस बात को प्लीज़ आप ध्यान में रखिएगा। सो ये गलती है यहाँ पे कि डू हेयर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू आवर सेल्फ, राइट। सो चलिए ये हो गया। सो 1 2 3 चौथा स्टेटमेंट गलत ठहर रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, 1 2 एंड 3, राइट। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इन इंडिया। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के बारे में करना है, हिंदी में भी है। भारत में पुलिस आयुक्तालय प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रिसेंटली द उत्तर प्रदेश कैबिनेट अप्रूव्ड द कमिश्नरेट सिस्टम ऑफ पुलिसिंग फॉर स्टेट कैपिटल लखनऊ एंड नोएडा। ठीक है ना, लखनऊ और नोएडा के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार की कैबिनेट ने क्या किया है, कैबिनेट ने क्या किया, इसको अप्रूव कर दिया है कि यहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को बनाया जाए। पहला वक्तव्य ये कह रहा है। दूसरा वक्तव्य ये कह रहा है कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम जो होती है ना, जो व्यवस्था होती है, उसमें पुलिस के पास या जो ऑफिस होता है पुलिस ऑफिस, उसके पास मजिस्ट्रेट के पावर्स भी होते हैं, मजिस्ट्रियल पावर्स होते हैं, इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू रेगुलेशन, कंट्रोल एंड लाइसेंसिंग। रेगुलेशन, कंट्रोल एंड लाइसेंसिंग, दीज आर 3 थिंग। ठीक है ना, मतलब कि इसके अलावा भी हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य की राजधानी लखनऊ और नोएडा के लिए पुलिसिंग की आयुक्तालय प्रणाली को मंजूरी दी है। दूसरा है, पुलिस आयुक्तालय प्रणाली में कार्यालय में मजिस्ट्रियल शक्तियां होती हैं जिनमें विनियमन, नियंत्रण और लाइसेंसिंग से भी संबंधित होते हैं, जो अधिकार से भी संबंधित होते हैं। ठीक है, 2 लाइन स्टेटमेंट हो गया। तीसरा देखते हैं, जो कमिश्नरेट सिस्टम होता है ना पुलिस, इज ड्रॉन फ्रॉम द DIG लेवल रैंक और अबव। ठीक है, यानी कि DIG रैंक या कम से कम उससे ऊपर होता है। States of Bihar, Madhya Pradesh, Union Territory of Jammu and Kashmir and some northern states have a commissionerate system as well. ठीक है ना, इन राज्यों में भी कमिश्नरेट सिस्टम है, बिहार में, मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, जो यूनियन टेरिटरी उसमें, और कुछ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी। ठीक है, अब आपको देखना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पुलिस आयुक्तालय को आयुक्तों को उप महानिरीक्षक रैंक या ऊपर से तैयार किया गया है। बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और कुछ उत्तरवर्ती राज्यों के केंद्र में एक आयुक्तालय प्रणाली भी है, इन राज्यों में भी है। अब आपको आंसर करना है कि कौन कौन सा सही है। सो ये है कोड आपके पास, इस कोड का उत्तर करके चयनित करके मुझे बताएं कि क्या इसका आंसर होगा। जस्ट लेट मी नो। ठीक है, मैं आपकी सुविधा के लिए मैं आपको पीछे लेके चल रहा हूँ। आई एम टेकिंग यू बैक। ये देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, चलिए आ जाइए। हो गया। अब ये देखते हैं हम लोग। ये भी हो गया। अब फिर से देख लीजिए। ठीक है, अब आपको आंसर करना है। देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 2 3 होना चाहिए। ठीक है, पर देखें आंसर क्या है, 1 2 3 ही आंसर है। ठीक है, अब देखिए ये क्या गड़बड़ है। यहाँ पे बोला इन राज्यों में, उत्तर प्रदेश राज्यों के उपायुक्त प्रणाली है, यानी कि जो कमिश्नरेट सिस्टम है, जबकि ये स्टेटमेंट गलत है। इन राज्यों में नहीं है, बिहार में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, जम्मू कश्मीर जो आपका यूनियन टेरिटरी उसमें नहीं है, उत्तर पूर्वी के कुछ राज्यों में भी नहीं है। ठीक है, तो ये गलत ठहरता है स्टेटमेंट। बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, यानी कि CP सिस्टम वहीं लगेगा जहाँ पर कम से कम DIG रैंक या उससे ऊपर के का सिस्टम हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। अब आ जाइए तीसरा प्रश्न देखते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, अनुच्छेद 131 के अंतर्गत
भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, अंडर दिस आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल जुरिसडिक्शन टू डील विद इन ए डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड ए स्टेट। ठीक है। दूसरा है, द जुरिसडिक्शन कैन बी यूज टू सेटल पॉलिटिकल डिफरेंसेस बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स हेडेड बाय डिफरेंट पार्टीज। राइट, ये दो स्टेटमेंट हो गए। हिंदी में, भारत के इस अनुच्छेद के तहत केंद्र और राज्य के बीच किसी भी विवाद से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार है, जिससे अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। ठीक है। इस क्षेत्राधिकार का उपयोग विभिन्न दलों के नेतृत्व वाली राज्य और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक मतभेदों को निपटाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है। अब आपको इसमें देखना है कि आंसर क्या क्या सही है। ओनली 1 सही है, ओनली 2 सही है, दोनों सही हैं, ना तो 1 ना तो 2 सही है। सो इसका प्लीज उत्तर बताएं। काइंडली गिव मी योर आंसर। आपकी सुविधा के लिए मैं पीछे आपको लेके चल रहा हूं, हिंदी में देख लीजिए। इंग्लिश में भी देख लीजिए। जस्ट ट्राई टू गिव मी योर आंसर। चले, इसका आंसर आप लोगों ने ड्राइव कर लिया होगा। मेरे ख्याल से इसका आंसर केवल होना चाहिए इसका आंसर होना चाहिए ओनली 1। ठीक है। देखते हैं आंसर क्या है पहले। 1। ठीक है, केवल एक ही सही है। ठीक है, ये 1 क्या है, गलती क्या है, तो आपको मैंने इसके ऊपर बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग समझदार हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होता है एनी डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर के एंड स्टेट के, केंद्र और राज्य के बीच में। ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस के लिए नहीं होता है। ठीक है ना, यूज टू पॉलिटिकल टू सेटल पॉलिटिकल डिफरेंसेस, मैंने ऐसा क्लियर करके बता भी रखा है। बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स हेडेड बाय डिफरेंट पार्टीज, आपको याद होगा मैंने बता रखा है ये ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के बारे में, कि ये इसके पॉलिटिकल डिफरेंसेस के लिए नहीं होता है, बल्कि जब कोई लॉ का मैटर कोई इन्वॉल्व अगर होता है ना, तब जाकर ये होता है। मैंने यहाँ पर मैं एक्सप्लेन भी कर दिया होगा कि फॉर अ डिस्प्यूट टू क्वालिफाई एज अ डिस्प्यूट अंडर आर्टिकल 131, ठीक है ना, यहाँ होना है बिटवीन स्टेट्स एंड द सेंटर मस्ट इन्वॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ लॉ or fact on which the existence of a legal right of the state or the center depends। ठीक है। तो हिंदी में भी ये पूरा का पूरा अनुच्छेद 133 के एक भी विवाद के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक रूप से है कि राज्य और केंद्र के बीच होना चाहिए, और इसमें कानून या तथ्य का प्रश्न शामिल होना चाहिए। आपके लिए ये याद रखना है। ठीक है ना, जिस पर राज्य या केंद्र के कानूनी अधिकार का अस्तित्व निर्भर करता है। ठीक है। चौथा, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म NDAP के बारे में ये बात करना है। ठीक है। इस पर देखिए, दिस प्लेटफॉर्म विल बी डेवलप्ड बाय नीति आयोग। दिस प्लेटफॉर्म विल बी डेवलप्ड बाय नीति आयोग। पहला स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखें, NDAP यानी कि नेशनल डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म विथ इट्स मिशन टू बी अ वन स्टॉप एंड यूजर फ्रेंडली डेटा प्लेटफॉर्म विल गो अ लॉन्ग वे इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज डेटा इकोसिस्टम। ठीक है। तीसरा है, द प्लेटफॉर्म aims to democratize access to publicly available government data। ठीक है। हिंदी में, राष्ट्रीय डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मंच नीति आयोग द्वारा विकसित किया जाएगा। NDAP अपने विजन के साथ वन स्टॉप और उपयोगकर्ता के अनुकूल डेटा प्लेटफॉर्म होगा, जो भारत के डेटा पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। प्लेटफॉर्म का लक्ष्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सरकारी डेटा तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण करना है। अब आपको इन सबों के बारे में क्या करना है, आंसर करना है। स्टेटमेंट आपके पास ये है। सही कोड का चयन करें, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। सो आपकी सुविधा के लिए आई एम टेकिंग यू बैक, मैं आपको पीछे लेके चल रहा हूं। ये देख लीजिए हिंदी में पहले, फिर इंग्लिश में बात करें। अगेन टेकिंग यू बैक। हम देख करके एक बार प्लीज इसका आंसर बताएं।
ठीक है, आई होप कि हो गया। सो देखते हैं क्या है। हाँ, सो इसका क्या आंसर मेरे ख्याल से सारा होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सो क्या है, इट्स ऑल ऑफ द अबव। इस डेटा को पॉइंट को याद रखिएगा प्लीज। NADP इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न। अंडर विच आर्टिकल देयर इज अ स्पेशल प्रोविजन फॉर विथ रिस्पेक्ट टू दिल्ली। दिल्ली के बारे में किस राज्य, दिल्ली के बारे में विशेष उपबंध या विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। हिंदी में भी है, किस अनुच्छेद के तहत दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 239 ए, अनुच्छेद 239 डबल ए, अनुच्छेद 239 ए बी। ठीक है, आपको इसमें से आंसर करना है कि क्या है इसका। अगेन टेकिंग यू बैक फॉर इंग्लिश, दिस इज इंग्लिश। ठीक है, चलिए। सो मेरे ख्याल ज़्यादा वक्त जाए किए बिना इसका आंसर होना चाहिए आर्टिकल 239A। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। ठीक है, सो 239A। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस सेशन। यू मस्ट हैव द क्वेश्चन एट पर योर UPSC। ये आपको लगा होगा कि UPSC लेवल का है, तो ठीक है, प्लीज़ इसको डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। जितना आप करेंगे उतना ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट पे होता रहेगा, राइट। सो एक चीज़ और, अगेन इट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टेल यू on Unacademy Plus you can use this code। अगर आप आना चाहते हैं, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इस पवन 10 का कोड यूज़ करके आप आ सकते हैं प्लस पे सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए। समय बहुत कम है, टाइम है, जाया मत कीजिए। इस प्लस के प्लेटफॉर्म पे आपके पास सारा सब्जेक्ट्स होगा, ऑल द सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स होंगे, ऑल द बेस्ट, ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है ना। और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न इकोनॉमिक हिस्ट्री मैंने अभी ख़त्म किया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, एथिक्स पढ़ सकते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, जोग्राफी, साइंस एंड एवरीथिंग, सारे लैंग्वेजेस में, हिंदी, इंग्लिश, सब में पढ़ सकते हैं। ठीक है, पवन 10 का कोड यूज़ करेंगे तो आप मेरे साथ, मेरे पर्सनल गाइडेंस में, मेरे पर्सनल मेंटरशिप में आप रहेंगे। इफ़ यू थिंक कि दैट इज़ वर्किंग फॉर यू, अगर आपको लगता है ये आपके लिए काम का है, देन यू कुड कम विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, 2020 के लिए भी और 2021 के लिए। सो मैं ज़्यादा वक्त आपका ज़ाया नहीं करूँगा। पवन 10 इज़ द कोड, प्लीज़ डोंट फॉरगेट दैट। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर शाम को। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।